चलिए आज हम एनपीएस की पाठशाला लेकर आए हैं जहां पर नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश होगी, क्योंकि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हो या अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हो, बहुत ज़रूरी होता है कि हर कोई अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करे। लेकिन इस रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए रणनीति एनपीएस में आपको कैसी अपनानी चाहिए, कैसे एनपीएस जैसा प्रोडक्ट जो कि शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई थी, बाद में प्राइवेट कर्मचारियों को भी ये सुविधा दी गई निवेश को लेकर, कैसे ये अलग अलग है स्कीम कुछ मायनों में अभी भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लेकर, और किस तरह से आपको इसमें निवेश रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह के खाते खोलने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे शो पर आते रहते हैं, जो आज एनपीएस की पाठशाला के ज़रिए हम जो है इन सवालों को आज हम हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। कुरियन जोश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ टाटा पेंशन मैनेजमेंट। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और एनपीएस की पाठशाला यानी तमाम बारीकी में हम जाएंगे इस पूरे निवेश प्रोडक्ट पर, जो कि खास तौर से आपके रिटायरमेंट के लिए प्लान है, डिज़ाइन है। तो कुरियन जी, बहुत समय हमने देखा कि सरकार ने इसको लॉन्च कर रखा है और हर वक्त इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन जो है वो की जाती रहती है ताकि इसको और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए। जिस तरह से एनपीएस डिज़ाइंड है, आपको उसमें इस तरह का निवेश करने का विकल्प मिलता है जहां पर आप बाजार से जो रिटर्न भी पा सकते हैं। अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, अगर आप रिस्क एवर्स हैं, तो आपके लिए उस तरह की भी स्कीम्स हैं। हर तरह के हर रिस्क प्रोफाइल के निवेशक का जो है ख्याल रखने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए और एक प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? थैंक यू कविता। आई थिंक एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एम्प्लॉय, हर भारतीय के लिए बहुत ही फायदेमंद है, या सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो। ये थोड़ा अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, ये 2004 जनवरी 1 2004 में ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सरकारी कर्मचारियों के लिए। तब से उसके पहले तो एक डिफाइंड बेनिफिट मॉडल होता था जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल पे चला गया। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो एक पैटर्न था, जो 2004 पे इंट्रोड्यूस किया, उसमें 80% तक फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स रहते थे, जिसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या कहिए, या स्टेट के एसडीएल जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहिए, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहिए, और उसमें 15% तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है। और 5% ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मॉडल पे चलता है जो इतने सालों से एकदम बढ़िया तरीके तरीके से चला है, एंड वो अभी आगे चल भी रहा है। प्राइवेट सेक्टर में एक कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल है, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट में जब ये देखा तो 2004 से जब चला आ रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छी तरह काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट जो आर्किटेक्चर अच्छी तरह काम करा जा रहा है, तब उसको एक्सटेंड किया गया प्राइवेट सेक्टर में भी। पहले ऑल सिटीजन, सब हर भारतीय के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जो रेजिडेंट हो या एनआरआई हो या ओवरसीज सिटीजन हो। और उनके लिए अलग ये था कि उनके पास ऑप्शन ये रहा कि वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीसेक और अल्टरनेट में अलग से इन्वेस्ट कर पाए, और उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो जितना रिस्क हो उनका, उसमें वो इन्वेस्ट कर पाए। तो फ़र्क गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक पैटर्न है, और प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन है कि वो जो सब्सक्राइबर है, वो खुद ही सिलेक्ट कर सके कि कितना वो इक्विटी करना चाहे, कितना फिक्स्ड इनकम करना चाहे। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, और कुछ बुनियादी सवाल जो कि जिसको लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एनपीएस में कितने तरह के खाते होते हैं, और ये मैं चाहती हूँ कि अगर डिफरेंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप बता सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम आपका निवेश कितना करना चाहिए आपको, क्या साल में एक ही बार निवेश करना चाहिए, क्या एनपीएस में भी एसआईपी की एक सुविधा है, क्या किश्तों में निवेश किया जा सकता है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमें जो दर्शक हैं वो अक्सर पूछते हैं एनपीएस को लेकर। बताएं। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 किस्म के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एक वो टियर 1 होता है, एक टियर 2 होता है। मिनिमम जो आपने अमाउंट पूछा, वो मिनिमम अमाउंट हम ₹500 से भी खोल सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई भी भारतीय खोल सकता है। तो ₹500 से भी ये अकाउंट खुल सकता है, और इस अकाउंट को अलाइव रखने के लिए साल में ₹1000 डालने पड़ते हैं। तो ₹500 स्टार्ट करने के लिए, और टियर 2 में ₹1000
साल का सॉरी टियर 2 स्टार्ट करने के लिए ₹1000। टियर 1 में एडवांटेजेस ये है कि आप इक्विटी में डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डाल सकते हैं, जीसेक में पैसा डाल सकते हैं और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। टियर 1 में इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके साथ-साथ आपको टैक्स एडवांटेजेस भी मिलते हैं। इसमें पैसा आपका लॉक्ड इन रहता है, पैसा आपका 60 साल तक लॉक्ड रहता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका रिक्वायरमेंट ही ऐसा है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप वो पैसा डाल के आप बाहर निकालेंगे तो रिटायरमेंट के लिए जो आपकी जो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहे वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए टियर 1 का प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो आप 60 साल तक इन्वेस्टमेंट लॉक्ड इन रहता है। टियर 2 में ये सुविधा दी गई गई है कि टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता आपको, बट उसमें आप पैसा कभी भी डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। उसको आप एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट उसमें ₹1000 और एडवांटेज ये है कि टियर 1 हो या टियर 2 हो, आपको एकदम लोएस्ट कॉस्ट वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस व्हिच इज़ अबाउट 9 बेसिस पॉइंट, उसमें आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट फंड मैनेजर्स का आपको यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। हुँ, 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 हुँ। तो अब ऐसे में मुझे ये बताइए कि निवेश ऑनलाइन किया जा सकता है या ऑफ़लाइन किया जा सकता है? ऑफ़लाइन में कहाँ-कहाँ सुविधा होती है एनपीएस में निवेश को लेकर आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? कहाँ-कहाँ इसके खाते खोले जा सकते हैं? तो खाता खोलना बहुत ही सिंपल है। आई थिंक ये खोलना ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आज की तारीख पे जो बंदा भारतीय ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको सिर्फ आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन चाहिए। पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, एक कैंसल्ड चेक और सिग्नेचर स्कैन। सिग्नेचर अगर आपने अपने पेपर में साइन करके उसका एक फोटोग्राफ लेके आपने अपलोड किया तो भी चलेगा। तो ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको एक प्रान नंबर मिलता है जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, जो ऑनलाइन खोलते ही इमीडिएटली मिलता है। अगर कोई भारतीय, कोई सब्सक्राइबर ऑनलाइन यूज़ नहीं करना चाहते, वो जो अपना रेगुलर ऑफलाइन करना चाहता है, तो वो भी एक फॉर्म है जो उसको भर के इन्वेस्टमेंट डाल के मिनिमम अमाउंट ₹500 कैंसल चेक वही सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ आधार, ये डॉक्यूमेंट्स वेरी सिंपल है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक और ₹500 का चेक साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप किसी भी पीओपी को दे सकते हैं। पीओपी इज़ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और वो ऑफलाइन हो सकता है। ऑनलाइन करने के लिए ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आप ऑनलाइन माध्यम से अपलोड कर सकते हैं और अपना प्रान अकाउंट खोल सकते हैं। प्रान अकाउंट खोलते ही आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आप अमाउंट लमसम डालना चाहते हैं या एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन बोथ आर अवेलेबल एंड इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम एंड एसआईपी आर बोथ अवेलेबल। तो ऐसे में जब आप खाता खोलने जाते हैं तो आपके पास टियर 1 ही खुलता है, राइट? टियर 2 अकाउंट क्या आपको खुलाना पड़ता है? टियर 1 तो शायद बाय डिफ़ॉल्ट है। जब आप खाता खोलने जाते हैं तो टियर 1 ज़रूरी है। टियर 2 खोलने हाँ, के लिए आपको बिल्कुल। टियर 1 ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा तो टियर और 1 इज़ कंपल्सरी जी, और अगर जी। आपको एनपीएस में एंट्री करना है, टियर 1 इज़ कंपल्सरी, टियर 2 इज़ ऑप्शनल। तो अब आप जो पैसे निवेश करते हैं एनपीएस में, वो पैसे टियर 1 में जाते हैं या टियर 2 में जाते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है, आप टियर 1 में भी चूज़ कर सकते हैं, टियर 2 में भी चूज़ कर सकते हैं। सारे जो मैंने बताए इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीसेक, ये टियर 1 में भी अवेलेबल है और टियर 2 में अवेलेबल है। जब सब्सक्राइबर इन्वेस्ट करता है, वो बोलता है कि मुझे टियर 1 में 75% इक्विटी चाहिए या 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड चाहिए, और वो लिखता है कि मुझे ये पैटर्न चाहिए एंड वो उस इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। सेम पैटर्न आप टियर 2 में भी कर सकते हैं। फ़र्क टियर 1 और टियर 2 में बस इतना है कि टियर 1 में एक 60 साल तक का लॉक इन रहता है और आपको टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं जो टियर 2 में नहीं मिलते। टियर 2 में लॉक इन नहीं है और टैक्स एडवांटेज नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ये समझना है हमें कि अगर आप दोनों का ही इस्तेमाल करना चाहें तो क्या किया जा सकता है? जैसे कि कुछ स्कीम्स आपने टियर 1 में खरीद ली और कुछ कुछ में आपने टियर 2 खरीद ली, क्या ऐसा भी होता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। सब्सक्राइबर कैन चूज़ कि वो टियर 1 में कितना डालना चाहते हैं पैसा और टियर 2 में ओवर एंड अबव डाल सकते हैं। जैसे आपने पूछा मिनिमम अमाउंट जैसे मैंने बताया ₹500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं टियर 1 और ₹1000 से टियर 2
आपको टियर 1 में जो अगर आपको लॉन्ग टर्म्स आई मीन हमारा सोचना है लॉन्ग टर्म आपको इक्विटी में डालना चाहिए, तो टियर 1 में आप इक्विटी डाल सकते हैं क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, टाइम इन मार्केट मिलता है, कैपिटल मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट मिलता है और टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप टियर 2 में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बट अगर अगर आपको लॉक इन जो आपको वो एक सुविधा जो टियर 1 में वो आपको अच्छा नहीं लगे, तो उतना अमाउंट आप टियर 2 में भी चूज़ कर सकते हो। टियर 2 में आप टियर 1 और टियर 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओनली टियर 2 स्टार्ट करने के लिए टियर 1 का अकाउंट चाहिए बट सब्सक्राइबर चूज़ कर सकता है कि टियर 1 में वो क्या एलोकेशन करें और टियर 2 में क्या एलोकेशन करें। हुँ। तो अब ऐसे में मुझे ये बताइए कि 6-8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं एनपीएस को लेकर। लेकिन जो आपने स्कीम्स बताई हैं, वो स्कीम्स तो एक ही तरह की होंगी जो तमाम पेंशन फंड मैनेजर्स ऑफ़र करेंगे। तो किस तरह से चुनाव करना चाहिए? अगर सभी एक तरह का प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो किस बिना पर आप अपने लिए एक सही पेंशन फंड मैनेजर एनपीएस के लिए चुनें? आपने ठीक कहा एक्चुअली आज की तारीख पे 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। बट मैं बिल्कुल। आपको टू गिव यू एन एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखें वहाँ पे 40 म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स हैं। बट उसपे भी इन्वेस्टमेंट हर फंड मैनेजर को मिलता है, हर फंड मैनेजर का अलग-अलग पोजीशनिंग होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है जब आप एनपीएस में पैसा डालते हैं एंड वो आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक ऐसा फंड मैनेजर पार्टनर चाहिए जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसका एक ब्रांड हो, जो जो काफ़ी सालों से इस कंट्री में रहा है और वो एक एक्सपेक्टेशन है कि दे विल स्टे, दे विल बी इम्पोर्टेंट टू विल कंटिन्यू टू स्टे। ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस का फंड मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। आपको आपका जो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, आपको कितना वॉलेटिलिटी चाहिए रिटर्न में, रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन शुड बी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन या वॉलेटिलिटी, ये सब आप नंबर्स आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड। बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है आप ब्रांड देखिए, फंड परफॉर्मेंस देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कैसा है और देन चुनिए कि आप आपके रिटायरमेंट में आप किस किस फंड मैनेजर के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अच्छा, ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है एनपीएस में निवेश करना, किसी स्कीम का चुनाव करना? बिकॉज़ कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगती ही होगी जो इन्वेस्टर के एंड से जाती होगी। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है एनपीएस का? तो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज़ लाइक जब जैसे मैंने बताया इट्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एटलीस्ट वही हमारा मानना है। 9 बेसिस पॉइंट फंड मैनेजमेंट फीस लगते हैं, 9 बेसिस पॉइंट। 9 बेसिस पॉइंट का आई मीन इवन इंडेक्स फंड्स आर लेसर देन आर मोर देन 9 बेसिस पॉइंट। सो 10,000 करोड़ तक का 9 बेसिस पॉइंट लगता है दैट इज़ द लोएस्ट फंड मैनेजमेंट फीस व्हिच इज़ अवेलेबल। व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इतना लो कॉस्ट में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता जिसमें आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन भी मिलता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड पार्टिसिपेशन मिलता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का पार्टिसिपेशन मिलता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मान लीजिए आपने ठीक-ठाक उम्र में एनपीएस में निवेश कर लिया, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जब भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होती है तो उसके लिए सही उम्र बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 50 साल की उम्र में एनपीएस में निवेश कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे 10 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा निवेश करना चाहेंगे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए अगर हम मान लें कि अगर कोई ठीक-ठाक उम्र में यानी 30-35 में रिटायरमेंट का संज्ञान लेकर के अच्छा ये एक ज़रूरी लक्ष्य है, इसके लिए मुझे निवेश करना है और एनपीएस को चुनता है, तो उस उम्र में तो वो काफ़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, इक्विटी स्कीम्स में जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरी निवेश जर्नी में, इस पूरे निवेश के सफ़र में अगर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी हो, अपना पेंशन फंड मैनेजर बदलना हो, तो ये कितना फ्लेक्सिबल हो गया है ये प्रोडक्ट कि ये ऐसे मतलब आपने एक बार डाल दिए पैसे इस स्कीम में आपने डाल दिए तो वही स्कीम आपको 60 उम्र तक जो है वो उसमें निवेशित रहना पड़ेगा, जो फंड मैनेजर आपने पकड़ लिया है उसी के साथ आपको रहना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है? तो इसमें भी जैसे मैंने बताया ये जो प्रोडक्ट जब बना है, इतना ओपन आर्किटेक्चर बना है, इतना बढ़िया तरीके से इसको सोचा गया है कि साल में 4 बार आप एसेट क्लास बदल सकते हैं। साल में 4 साल आप एसेट क्लास बदल सकते हैं। आप इक्विटी अगर आपको लगता है कि इक्विटी बहुत राइड अप हो गया है, बहुत हीटेड हो गया और आप चाहते हैं कि इक्विटी में आपको रिस्क है, तो आप इक्विटी से आपका पैसा निकाल के आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं या जीसेक में डाल सकते हैं या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी इक्विटी काफ़ी बीटन डाउन है और ये टाइम है इक्विटी में एंटर करने का,
तो आप फिक्स्ड इनकम से रिड्यूस करके इक्विटी में भी जा सकते हैं। तो और इसका देयर इज़ नो टैक्स इंसिडेंस। सो आप 4 बार साल में इक्विटी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड जीसेक एंड बैक टू इक्विटी कर सकते हैं। इंक्लूडिंग फंड मैनेजर आप साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप पोटेंशियली अगर आपको लगे कि जिस फंड मैनेजर के साथ आप जुड़े हुए हैं वो आपको ठीक-ठाक रिटर्न्स नहीं दे सकता है, तो आप अगले साल में दूसरा फंड मैनेजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 बार साल में एसेट क्लास चेंज कर सकते हैं और साल में 1 बार फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको साल में 4 बार अपनी एसेट क्लासेस बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व होती है बहुत सारी प्लानिंग, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए दर्शकों को कि किस तरह से चुनाव करना चाहिए, और जब बदलाव करने का समय हो तो किस तरह की मार्केट कंडीशंस और आपकी उम्र और आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपको बदलाव करने चाहिए स्कीम्स में भी? तो इट्स अ बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने कप्तान एंड मेरे को लगता है कि हर जो भारतीय है उस सबके अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल रहते हैं। कुछ-कुछ जो भारतीय हैं जो जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बहुत ही अगर मैं कह सकूँ बुलिश हैं। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट टियर 1 में से 75% तो इक्विटी में कर सकते हैं और 100% टियर 2 में भी कर सकते हैं। बट हर भारतीय एक तरह का हर आई मीन पाँचों उँगलियाँ अलग-अलग साइज़ है। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क आपके लिए नहीं है, आपको स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वो इक्विटी का प्रोपोर्शन डायल डाउन कर सकते हैं और उसको ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक में भी डाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे एनपीएस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। एक है कि एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव में आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितना इक्विटी में रहना चाहते हैं। सेकंडली देयर इज़ आल्सो अ पैसिव स्ट्रैटेजी वेयर उसमें भी आप 3 तरीके के एसेट एलोकेशन है कि अगर आपको लगे कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक में ये जो स्विच करना है ये आपकी बस की बात नहीं है और आप एक एल्गोरिदम में छोड़ना चाहते हैं और एक फंड मैनेजर में छोड़ना चाहते हैं, तो उसके भी पैसिव में चॉइसेस है, उसमें भी आप एग्रेसिव लेंगे तो 75% तक इक्विटी से स्टार्ट होता है, मॉडरेट 50% इक्विटी से स्टार्ट होता है और कंजर्वेटिव 25% इक्विटी से स्टार्ट होता है। और ये 35 साल के लेवल पे स्टार्ट है। अगर आपको लगता है कि आप ये इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड का आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप एक एल्गोरिदम जो इतने सालों से चला उस पे छोड़ सकते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप आपका पर्सनैलिटी एग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है, उसपे भी एक मॉडल है जो उसपे छोड़ के एंड हमने देखा है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक अब एक इस तरह का रिटर्न बन सके जो इन्फ्लेशन बीटिंग हो। क्योंकि इसीलिए हमने जब कहा कि जब फिक्स्ड इनकम अगर आपका 80% तक है और इक्विटी सिर्फ 15% है, जो अभी तक चला है क्योंकि फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स हाई थे। पर जब आपका रिटर्न्स जब फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स नीचे जा रहे हैं, तो इक्विटी में पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्हेन यू कम इनटू द प्राइवेट सेक्टर आप टियर 1 सेलेक्ट करें या टियर 2 सेलेक्ट करें, एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करें या पैसिव चॉइस सेलेक्ट करें, उसमें इक्विटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको इक्विटी 100% भी जा सकते हैं और इक्विटी 0% तक भी जा सकते हैं। तो हर वैरायटी है, पैसिव ऑप्शंस है और एक्टिव ऑप्शंस है। जैसे आपने एकदम ठीक तरह कहा, हर कोई 4 बार एसेट क्लास से शिफ्ट करना नहीं चाहेगा, बट दैट्स एन ऑप्शन। तो लाइफस्टाइल चॉइसेस है जो बहुत ही सिंपल वेरी सिंपली मेंटेन एंड दैट इज अवेलेबल फॉर आई मीन यू कैन गो टू एनी वेबसाइट एंड हैव अ लुक एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। हुँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, क्योंकि अलग-अलग तरह की स्कीम्स है, ऑब्वियसली अलग-अलग तरह की एसेट क्लासेस के लिए हैं, अलग-अलग तरह के रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए है निवेशकों की। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है जहाँ पर आपने निवेश कर दिया, अच्छा 1-2 साल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी तो आप उसमें से निकल गए, ठीक है? एनपीएस ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉक इन है, कुछ समय के बाद मेरे ख्याल से आप कुछ शर्तों पर ही पैसे निकाल सकते हैं। तो 60 साल की उम्र तक तो आपको निवेश करना ही है, लेकिन उसके बाद भी शायद आप कुछ उम्र तक निवेश कर पाते हैं। अच्छा, 60 से पहले अगर आपको पैसे निकालने हो तो कितना प्रतिशत आप पैसे निकाल सकते हैं? किस तरह की स्कीम्स में से कितना के पैसे निकाल सकते हैं? ज़रा ये गणित बता दीजिए। श्योर। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ मेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी, इट इज़ मेंट फॉर रिटायरमेंट, इट इज़ मेंट कि आप अपने लिए एक रिटायरमेंट नेस्ट एग बना सकें।
तो जो 60 साल का जो इन्वेस्टमेंट लॉक इन है, उसको आप एक बाधा ना समझिए, एक हिंड्रेंस ना समझिए। इट इज़ एक्चुअली गुड एडवांटेज कि आपके मेंटली आप सोच रहे हैं कि ये पैसा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो कि जब मेरा जो 60 साल तक जो उम्र है, जहाँ पे मैं अर्न कर रहा हूँ थ्रू अ सैलरी, वो लाइफ़स्टाइल वो सस्टेन मैं कर सकूँ कि अपने रिटायरमेंट के बाद। सो हमारे यहाँ पे जो एक मेंटल ब्लॉक है कि टियर 1 में एक 60 साल तक का लॉक इन है, वो हमको निकाल देना चाहिए। एक्चुअली हमको एक अपॉर्च्युनिटी करके देखना चाहिए कि 60 साल तक हमारा पैसा लॉक्ड है और ये पैसा जब हमको मिलेगा, वो पैसा हमको वुड बी इनफ सब्जेक्ट टू हमने जब कैसे इन्वेस्ट किया। और आई मीन जैसे आपने करेक्टली कहा कि अगर आप 25 साल पे इन्वेस्ट करना चाहे और आप 50 साल पे इन्वेस्ट करना चाहे, आपका अमाउंट जो लगता है एकदम सिग्निफिकेंटली अलग हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको लगे किसी भी कारणवश अगर आपको पैसा निकालना पड़े, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर आर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर अगर आपको लाइक चाइल्ड्स एजुकेशन है या बच्चे की शादी है या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसपे आपको ऑप्शन है कि 25% ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड वो आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उसके 25% तक आप निकाल सकते हैं 3 साल के बाद। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आपका पूरा लॉक हो जाए। लॉक इन इज़ गुड फॉर यू, बट अगर आपको निकालना पड़े किसी इमरजेंसी या किसी रिक्वायरमेंट की वजह से, वो आप निकाल सकते हैं अप टू 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन आफ्टर 3 इयर्स। अच्छा, जो 60 के बाद एन्युइटी मिलने की एक सुविधा है, इसको ज़रा समझाइए। ये एन्युइटी आपको किस तरह से मिलेगी? क्या ये आपको चरणों में मिल सकती है? क्या ये आपको एक साथ मिल सकती है या इसका कोई तरीका है जो आपको डिसाइड करना होगा? तो 60 एक ऐसा एज है, 60 इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि लोग जनरली 60 पे रिटायर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 60 पे रिटायर हो, बट 60 पे रिटायरमेंट जनरली एज रहता है। तो 60 पे एक ऑप्शन ये दिया जाता है कि जो 60% तक जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा निकालें, आप 75 साल तक वो पैसा रख सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन ब्रॉड बॉलपार्क एक्सपेक्टेशन बिटवीन 10 टू 12% और 9 टू 12% आप बना सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अगर आप चाहें कि यह पैसा आपका बना रहे इसी प्रोडक्ट में और अर्न करता रहे, तो आप 75 साल तक भी रह सकते हैं। बट ये पैसा जो निकालना चाहे वो 60% तक आप निकाल सकते हैं। पूरा 100% का भी एन्युटी खरीद सकते हैं या 40% तक का एन्युटी खरीदना ज़रूरी है। ये आर्किटेक्चर ऐसा है कि पीएफआरडीए हैज़ आल्सो आइडेंटिफाइड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसके भी अगेन फीस आर लाइक आई सेड, जो पीएफएम के फीस लॉक्ड इन रहते हैं, सब कंट्रोल्ड रहते हैं। पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट मिलके एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के जो फीस है वो भी एकदम कैप्ड रखते हैं। तो जब जब आपका रिटायरमेंट होता है और जब एन्युटी खरीदना चाहे, आप 100% से भी एन्युटी खरीद सकते हैं या मिनिमम 40% से एन्युटी खरीद सकते हैं। तो जब आप रिटायर करना चाहें, तो आप एन्युटी प्रोवाइड खरीद सकते हैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग आपको एक रिटर्न देगा। चलिए, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एनपीएस को लेकर जो शायद हम एक चर्चा में पूरा नहीं कर पाएँगे, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इसको यहीं समेटते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से एनपीएस पर बात की और दर्शकों को तमाम जानकारी दी। धन्यवाद आपका। थैंक यू, चलिए, इसी विद के प्लेज़र। साथ हम रुकेंगे छोटे से एक ब्रेक